फाइनल रण सियासत भीषण। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान का यह सफर आखिरी है और यह लोकसभा चुनाव के सियासत का रण आखिरी है मतदान का वो चरण जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत तय होगी और तय होगी हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य की। 19 अप्रैल से देश में 7 चरणों में शुरू हुए चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इस अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। सब कुछ साफ हो जाएगा 4 जून को। अंतिम खेल अभी बाकी है और इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है और चुनाव से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सबकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जाए, लेकिन कोशिश के साथ साथ अब सीटों के नंबर बताने की भी होड़ लग गई है। बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार, जबकि जवाब में विपक्ष के दल भी अपने अपने नंबर बता रहे हैं। कौन मारेगा नंबर के खेल में बाजी, ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि नंबर पर रण जारी है। कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें 400 सीट चाहिए। इन्होंने, इनसे किसी ने पूछा जी 400 सीट क्यों चाहिए? बोले बड़े बड़े काम करने हैं। तो इनसे किसी ने पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओगे तो सही। लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। जब तक मोदी जिंदा है, मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। जब तक मोदी जिंदा है, मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। 19 अप्रैल से देश में 7 चरणों में शुरू हुई चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इस अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। इस आखिरी चरण के लिए 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट है। लोकतंत्र से प्यार हमें है, संविधान से नाता है, मत देना अधिकार हमारा और बड़ा कर्तव्य भी है। वोट सुनो अनमोल है साथी, इसको नहीं गंवाना है। इस लोकसभा चुनाव में नेताजी ने कई वादे किए और भरोसा भी दिलाया है, वो उसे पूरा करेंगे। नेताजी ने कहा है कि सब कुछ खटाखट मिलेगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि चुनाव जीतने के बाद नेताजी अपना वादा पूरा करते हैं या नहीं।
क्या रोजगार का मुद्दा वाकई जमीनी सच बनेगा या सिर्फ चुनावी गोटी बनकर रह जाएगा? गरीबों और वंचितों तबके की सहायता के लिए चलाई जा रही ढेरों केंद्रीय परियोजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं के जमीनी स्तर पर लागू करने को लेकर हमेशा शिकायत आती रहती है। समय की मांग है कि आम आदमी को त्वरित और प्रभावी सेवा मिल सके, लेकिन राजनीतिक दलों के पास न तो समय है, न ही नियत और न ही कोई तरीका ऐसा जिससे वो आम आदमी का जीवन आसान बना सके। लेकिन चुनाव है भैया, वादा तो करना बनता है। नेताजी के वादे को तो सब जानते हैं। सब कुछ साफ हो जाएगा 4 जून को। अंतिम खेल अभी बाकी है। और अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भरत सिंह जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। बिनू मेनन हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। और अमिताभ कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। बिनू जी, 7वां चरण, आखिरी चरण, और आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज आखिरी रैली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में की। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि आखिर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अब हुआ आखिरी समय में आते आते, तो कहीं ना कहीं भाषा का स्तर तो गिरा है। एक सवाल तो मेरा ये, और दूसरा इसी में ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चैनल को पर्सनल इंटरव्यू देते हुए कहा कि महात्मा गांधी को तब जाना गया जब उनके ऊपर फिल्म बनी, उससे पहले कोई नहीं पहचानता था। देखिए, किसी को भी उसको ड्यू रेस्पेक्ट देने का काम जो है मोदी सरकार के आने के बाद युवा, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी देखिए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, किसी को भी अगर उसका सम्मान मिलने का काम हुआ तो मोदी सरकार में हुआ। अगर कांग्रेस की सरकार में अगर आप देखेंगे, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक सिर्फ गांधी परिवार को लेके ही चर्चा में रहे। गांधी परिवार को खुद को भारत रत्न देने की परंपरा यही चलती रही, यही चलती आ रही है। और आप देखें, और इलेक्शन में आज इनकी जो बौखलाहट है, लास्ट चरण में पहुंचते पहुंचते बौखलाहट इतनी हो गई कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अगर मौन व्रत धारण करने जा रहे हैं, इसमें भी इनको आपत्ति है। इसमें भी ये याचिका दायर करने जा रहे हैं। बिनू जी, मेरा सवाल जो महात्मा गांधी को लेकर था उस पर तो आप आए नहीं, आप तो दूसरी तरफ चले गए। जी, महात्मा गांधी को जो देश में लोगों ने जाना, जो पहचाना, जो माना, वो उस फिल्म के बनने के बाद जाना पहचाना गया, उससे पहले कोई नहीं जानता था। देखिए, ये मोदी, आप कांग्रेस सरकार को देखें, आप नेहरू, गांधी 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 के अलावा जो असली महात्मा गांधी जी हैं उनको कब पूछ दी इन्होंने? नहीं, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या वो फिल्म प्रोड्यूस कराने में बीजेपी ने कोई अहम भूमिका निभाई? क्या उस फिल्म को प्रोड्यूस कराने में बीजेपी ने अहम भूमिका निभाई? क्या कांग्रेस ने उस फिल्म को प्रोड्यूस करवाने में अहम भूमिका निभाई? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है ना बिनू जी, सवाल का जवाब उत्तर होता है। राणा जी, वही बात कर रहा हूं मैं कि देखिए, जब चलचित्र बने, चाहे वो महाराणा प्रताप रहे, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई रही, चाहे वो गांधी जी रहे, इन सबको जो ड्यू रिस्पेक्ट लोगों के बीच में अगर मिली है तो वो बिनू जी, जब ये फिल्म रिलीज हुई और जब इस फिल्म की, हाँ सुन लीजिए ना बिनू जी, मैं लौटूंगा। देखिए बिनू जी, कांग्रेस के रहते नेहरू चाचा, बिनू जी सुन तो लीजिए। बिनू जी, इस फिल्म की जब शूटिंग होती है तो सन 1980 होता है, जब ये रिलीज होती है तो सन 1982 होता है। तो उस समय पर बीजेपी की स्थिति क्या थी वो आप भी समझते हैं। इसके प्रोडक्शन में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का सहयोग रहा, जो मैं अभी पढ़ रहा था स्टडी में। दूसरा, ये फिल्म भारत से नहीं, इंटरनेशनल कंपनी ने बनाई, विदेशी लोगों ने बनाई, इसके राइटर भी विदेशी, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका निभाने वाले भी विदेशी एक्टर, विदेशी। तो और दूसरी बात यह कि जिस बात को प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा कि नेल्सन मंडेला को तो दुनिया जानती है लेकिन महात्मा गांधी को कोई नहीं जानती थी, जबकि सोचे कि उनके देश में उन्हें गांधी कहा जाता है बिना जाने ही। मैं इस विरोधाभास पर एक स्पष्ट जवाब चाहता हूं, बस, और कुछ नहीं है इसका मतलब। बिनू जी। नहीं, आपके पास आपने क्या बता रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेल्सन मंडेला को
पूरी दुनिया जानती थी, महात्मा गांधी को नहीं जानती थी, लेकिन उन्हीं के देश में उन्हें गांधी कहा जाता है। जी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कहना था कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनको जो ड्यू रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो इनका चलन होना चाहिए देश लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, ये कभी कांग्रेस सरकार ने किया नहीं, ना होने दिया इस चीज को। इस चीज की आलोचना करी है। गांधी जी को जो रेस्पेक्ट मिलना है वो मिलता रहा, इंडिपेंडेंस से पहले भी जो रेस्पेक्ट था मिलता रहा, परंतु सरकार बनने के बाद जब कांग्रेस की सरकार बन गई है, कांग्रेस के सरकार ने उनके नाम को लेकर या उनके प्रतिष्ठा को लेकर कितना काम किया, ये पूछने का सवाल है। ये सवाल है नरेंद्र मोदी जी का। चलिए ठीक है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इनके अलावा आप मुझे बताएं ना क्या इनके चलन में रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। भरत जी, जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो महात्मा गांधी को ना तो उस तरह से बताया गया, ना पढ़ाया गया, ना दिखाया गया, ना समझाया गया जो गांधी एक्चुअल में थे। गांधी का मतलब सिर्फ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी बनकर रह गया। उससे ज्यादा जो रियल में गांधी थे वो कहीं खो गए इन सब के बीच में। एक अज्ञानी प्रधानमंत्री से और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं और सोच सकते हैं? जो इतने बड़े ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझने लगे। वो ये कह रहे हैं कि गांधी जी को जब पिक्चर रिलीज हुई उसके बाद सब लोग जानने लगे। आपने बार बार ये विनू जी से पूछा कि बताइए क्या पिक्चर के बाद वो घुमा घुमा के ये नहीं कह रहे कि हाँ देश के प्रधानमंत्री से गलती हो गई, मोदी जी से गलती हो गई, उन्हें सार्वजनिक तौर पे माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि इस देश को किसने आजादी दी? आपने सही कहा कि नेल्सन मंडेला को उनके देश में गांधी जी के नाम से जाना जाता है। यानी गांधी जी का कितना बड़ा कद पूरे विश्व में है, ये विनू जी को सोचना चाहिए और उसके बाद में कोई वक्तव्य देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि एक अज्ञानी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री से यही हम अपेक्षा कर सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है ये हताशा दिखा रहा है। क्या है, उम्र भी कुछ जो है ना वो माइनर वो फैक्ट करती है। अब 60 के बाद अब अभी भरत जी एक और सवाल। प्रधानमंत्री ने अभी अपनी रैली में भाषण देते हुए ये कहा कि इंडिया गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलवाएं वरना 7 पुश्तों के पाप गिनवा दूंगा। देखिए उनके पाप तो अभी सब गिन रही है देश की जनता। अब गांधी के ऊपर उन्होंने बयान दे ही दिया है, मंगलसूत्र के ऊपर बयान दे ही दिया है, जो है किसके पास कितनी भैंस है उसकी बयान दे ही दिया है, किसका घर कितना है उसका बयान दे ही दिया है। तो इतना सारे बयानों के बाद ये पता चलता है कि हमने देश की जनता ने 140 करोड़ जनता ने जिसको चुना था वो कितना ज्ञानी है और कितने क्या कहते हैं उसको पोल खोल कार्यक्रम का जो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे पोल खोल देंगे। तो मुझे लगता है कि भाजपा का पोल तो खुद पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के जो थे नरेंद्र मोदी जी अब तो जा रहे हैं। कल से मुझे लगता है कुछ कह रहे थे विनू जी अंतर ध्यान करने जा रहे हैं। अब वहां जाने के बाद में मुझे लगता है कि अब उनको, आपको पता होगा शायद, मुझे लगता है के भाई कि पहले जब कोई अगर कोई जाता था तपस्या करता था तो 200 100 साल 50 साल 20 साल 25 साल ऐसे तपस्या होती थी। तो मुझे लगता है अपनी हार को देखते हुए अब 10-20 साल के लिए जा रहे हैं तपस्या करने। ठीक है अमिताभ जी, एकदम उनका परमानेंट तपस्या रहेगा। अब इसके बाद वापस नहीं आने वाले और प्रधानमंत्री बनने वाले। ठीक है अमिताभ जी, एक तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 7वें चरण का समीकरण क्या कहता है, और दूसरा आपसे समझना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के बाद से सवाल उठे कि महात्मा गांधी को पहले कोई उतना नहीं जानता था जितना 1982 में आई फिल्म के बाद लोगों ने जानना शुरू किया, यह तथ्य कहां तक सही बैठता है? देखिए समीकरण जो है, समीकरण तो बहुत स्पष्ट है, बहुत शुरू से हैं और वो सबको समझ में भी आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा एग्जैक्टली उसको मैं डिकोड तो नहीं कर सकता किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ऐसा कहा।
इसमें दो राय नहीं है कि महात्मा गांधी फिल्म देख करके बहुत सारे नए लोगों को, और दुनिया भर में चूंकि वो फिल्म गई तो बहुत ज्यादा लोगों ने जाना। लेकिन मुझे अफसोस होता है राजनीतिक नेताओं को, आजकल कितनी हताशा है और इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को अज्ञानी कहना और बहुत भयानक बातें कह चुके हैं लोग। हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, कम से कम अपना ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पार्टीगत द्वेष अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कम से कम देश के मानद लोगों के लिए बोलना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। ये जो भी बोले, इनकी आदत ऐसी हो गई है कि इतना भयानक ढंग से, बस वो अबे तबे तुम तड़ाम से भी आगे चला गया है मसला। इतने घटिया ढंग से बातचीत होती है। प्रधानमंत्री पद है वो, उस पर जो बैठा हुआ है वो किसी भी सूरत में ऐसे इस ढंग से उसको संबोधित करना, इस ढंग की संज्ञाएं देना, मुझे नहीं लगता है कि वो खुद भी इस बात को कभी ये कर पाएंगे, मतलब ठहरा पाएंगे कि सही कह रहे हैं। तो ऐसी बातें मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। चुनाव अपनी जगह पर, चुनाव देश के लोगों के बीच में है, हो रहा है चुनाव, लेकिन हताशा इस स्तर तक जाना कि आप इस तरह की बातें करें, ये अच्छी बात नहीं है। अमिताभ जी, अच्छा संदेश नहीं जाता है। अमिताभ जी देखिए, तमाम इस बार हॉट सीट है, जिनमें से गोरखपुर है, वाराणसी प्रधानमंत्री की सीट है, फिर मंडी जिस पर कंगना रानौत हैं, तो ये तमाम सीटें हैं। इन सीटों पर किस तरह की हवा नजर आ रही है, क्योंकि दावे तो सभी के अपने अपने हैं। कंगना राणावत के लिए जितना आसान नहीं होगा, कुमार जी तो वहाँ काफी मजबूत कैंडिडेट हैं, इसमें दो राय नहीं है। बाकी गोरखपुर वगैरह देखिए, ये सब इनके ये लास्ट स्टेज में ज्यादातर जो सीटें हैं ना, वो बीजेपी का बड़ा पुख्ता मजबूत स्थान है। वो सब ज्यादातर सीटें इसमें से मेरे ख्याल से वो लोग निकालने वाले हैं। एग्जैक्टली काउंट करके अभी नहीं बता सकता, लेकिन 80 to 85% सीट जो है। एक और सीट है गाजीपुर सीट। गाजीपुर सीट इसलिए भी अहम है कि मुख्तार अंसारी की जब इस बार मौत हुई बीमारी के बाद, जेल में रहते हुए, तो उसके बाद जो माहौल क्रिएट हुआ था, क्या उसका असर उस सीट पर पड़ेगा और फायदा नुकसान किसको नजर आता है? क्योंकि एक उन्हीं के भाई खड़े हैं मुख्तार अंसारी के, और जो भय कम हुआ है मुख्तार अंसारी का ना, उसका फायदा बीजेपी ले जाएगी। आजमगढ़ में मुझे लग रहा है कि कुछ संघर्ष होगा बीजेपी के लिए, वहां पे संघर्ष है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन गाजीपुर वगैरह में अब मुझे नहीं लगता है कि कोई संघर्ष होगा। ठीक ठाक, माने बहुत ज्यादा मार्जिन है, लेकिन ठीक ठाक मार्जिन से भाजपा ही जीतेगी। जितनी सीटें लास्ट फेज में है मोस्टली जो है, वो मुझे लगता है कि वहाँ भाजपा का पक्ष मजबूत है। लड़ाई तो सब लड़ते हैं, संघर्ष सब करते हैं, और जनता उस दिन किस मूड में है और ये सब जब बातें भी बहुत मायने रखती है। मुझे ध्यान है कि पिछली बार लास्ट मोमेंट्स पे जैसे रैलियां होती थी प्रधानमंत्री की, बहुत सारे ऐसे सीट थे जहाँ पे कि बड़ा लग रहा था कि भाजपा थोड़ा सा कमजोर पड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली के बाद वहाँ पे उनको बहुत अच्छा मार्जिन मिला और बेहतर ढंग से कैंडिडेट्स ने सीट जीती थी। और इस बार तो देखिए मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ रहा है, कैंडिडेट के नाम पे कहीं वोटिंग नहीं हो रही है, ये बहुत स्पष्ट है। तो वहाँ पे मोदी जी के नाम जहाँ जहाँ पे लोग हैं, वोट मिलना है। उत्तर प्रदेश में पक्षी के लिए ज्यादा जगह नहीं है, 5-6 सीट मिल जाए वही बहुत है। बिल्कुल। बिनू जी, जब चुनाव की शुरुआत होती है तो अक्सर हमने देखा है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते हैं तो फिर मुद्दे बदलते चले जाते हैं। कभी हम मुद्दों से भटकते हुए देखते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम पर देखते हैं, अब बात पाप तक आ गई है कि 7 पुश्तों के पाप भी गिनवा सकता हूं। क्या लगता है कि ये मुद्दे जरूरी हैं चुनाव में, ऐसी बातें करना, ऐसे मुद्दे होना? देखिए, जहां तक केके जी विकास की बात है तो हमारा रिपोर्ट कार्ड तो स्पष्ट है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप देखें मेडिकल सीट्स में 82% जो इजाफा हुआ है, मेडिकल सुविधाएं बढ़ी हैं, 7 से अगर 23 एम्स बने हैं, चाहे वो अगर सड़कें हैं, क्योंकि किसी इकोनॉमिस्ट ने एक बात करी थी और कहा था कि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री इसलिए नहीं है कि वहां या उतनी सड़कें इसलिए नहीं है क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, वो डेवलप कंट्री इसलिए बनी कि वहां पे सड़कें इतनी हैं। और वो उसी तरीके से आज जो है देश में रिकॉर्ड मार्जिन से 35 से 37 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बन रही हैं। आज देश के 5वीं, पूरे विश्व की जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। आज जो है हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। 23,000 करोड़ का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है।
तो चाहे मेडिकल सुविधाएं हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो रोड्स एंड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रिसर्च को लेकर हो, चाहे वो अंतरिक्ष को लेकर हो, हर चीज में हमने विकास किया है। तो ये विकास तो कहीं क्वेश्चन ही नहीं आता। और जहां तक विपक्ष की बात है, जब ये बातें आती क्यों है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके खिलाफ एक एजेंडा के रूप में चलाते हैं, सिर्फ अपीसमेंट की राजनीति के लिए। चलिए बिनू जी एक और सवाल आपने याद दिला दिया। बिनू जी सुन तो लीजिए। बिनू जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने इंटरव्यूज में ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो वो करते ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वो ना कोई राजनीति करते हैं, और अगर वो हिंदू मुस्लिम करते हुए बात करेंगे तो उनको राजनीति में रहने का हक नहीं है। लेकिन अक्सर उनके भाषणों में इस तरह की बातें सुनी जाती हैं कि आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमान ले जाएंगे, आपके आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। फिर ये कौन सी वाली राजनीति है? राणा जी, जब आरक्षण को छीनकर दे रहे हैं और जो है कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, इनके इंडिया अलायंस के ममता बनर्जी ने जो है ओबीसी जो आरक्षण है उसमें से हटा के स्पेशल आरक्षण मुसलमानों को दे रहे हैं। भाई ऐसी राजनीति क्यों? एक देश, आप एक तरफ से कहते हैं सेक्युलर कंट्री है, उसके बाद आप अपीसमेंट की राजनीति के लिए क्या है जो है देश की जमीनों को वक्फ बोर्ड को दे देंगे, आरक्षण में आप स्पेशल आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। क्या ये ठीक है? एक तरफ से आप सेक्युलरिज्म का नहीं बात मेरा ठीक है, मेरा बात ठीक नहीं। बिनू जी डेंगू कहकर, एड्स कहकर, बिनू जी सुन तो लीजिए। बिनू जी देखिए, मेरा सवाल उस सही गलत पर नहीं था, जो सही गलत है वो तो है ही। मेरा सवाल उस पर था कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उन शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि वो आपके मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, वो आपका आरक्षण छीन कर ले जाएंगे, क्या नहीं लगता कि ये थोड़ा सा निगेटिव राजनीति है, या ये धर्म में बांटने वाली राजनीति है? राणा जी, जो प्रत्यक्ष में विपक्ष कर रही है उसी बात को तो बोला। जो ये लोग अंजाम दे रहे हैं हर जगह, जिस तरीके से कह रहे हैं, अपीसमेंट की इतनी गंदी राजनीति जो अपना रहे हैं। आप देश के मुसलमानों को अपीस करना छोड़िए, देश के मुसलमानों को अपीस करने के लिए पाकिस्तान के गुणगान कर रहे हैं, पाकिस्तान के कॉरिडोर्स खोलने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। वहां के इनके मंत्री जो हैं इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, यहां पे इनको सराह रहे हैं, और इन्हीं के नेता वहां जाके मोदी जी को हटाने की बात करते हैं। इनकी और पाकिस्तान के नेताओं की एक ही वाणी हो रही है, एक बड़ा ही सिंक्रोनाइज्ड वे में इनके बयान आ रहे हैं। तो क्या ये ठीक है? इस अपीजमेंट को अगर सेम टू सेम अगर खरी शब्दों में इस चीज को सामने बोला जाए तो ये कहां से गुनाह हो गया? कर तो यही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भरत जी, उनका कहना है कि हमने विकास में कीर्तिमान गढ़ दिए हैं, तो विकास पर तो हमें लेकर कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए, और उसी के दम पर सत्ता में एक बार फिर से आएंगे। देखिए, इन्होंने क्या विकास किया है वो देश की जनता देख रही है। आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, आज देश में महंगाई चरम सीमा पे पहुंची हुई है, आज देश की महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं वो परेशान हैं। तो ये विकास क्या की तो बता दें। रही बात हमारे अमिताभ जी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, वो कह रहे थे कि आपने सवाल किया कि मोदी जी और गांधी जी वाले पिक्चर पे, तो बोले कि नहीं, मोदी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये मुझे नहीं पता। अरे क्या आपको इतना भी नहीं पता है कि गांधी जी कौन थे? गांधी जी का क्या कीर्तिमान है? कि आप भाजपा की जुबानी बोलिए, उसमें कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन गांधी जी के विषय पे तो बहुत बोल देते हैं कि गांधी जी कैसे व्यक्ति थे, गांधी जी ने क्या किया था, उनका कीर्तिमान क्या है इस देश के लिए, गांधी जी का स्थान क्या है। क्या एक ज्ञानी प्रधानमंत्री को ये भी नहीं पता है क्या? आप कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, तो क्या वो प्रधानमंत्री भूल गए जो हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे कांग्रेस के इस देश के? तो यही प्रधानमंत्री बोलते थे ना कि रेनकोट पहन के नहाने जाते हैं। कितनी बड़ी ज्ञानता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तब तो आप इस विषय पे नहीं बोलेंगे। देखिए, ऐसा है कि पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री हताश हो चुके हैं और निराश हैं, इसलिए बार बार वो अपनी पिच बदलते हैं। हर चुनाव, हर जिस तरह से हर फेस में चुनाव हो रहा है के भाई, आप देखिए ना, कई मंगलसूत्र पे आ जाते थे, तो कभी कुछ, अब ये मुजरा पे आ गए हैं। बताइए, अब ये 4 तारीख को पता चलेगा ना कि मुजरा कौन करने वाला है।
किस तरह ठीक से है। मुजरा होगा। हाँ ठीक है कैसे बिनू जी, मुजरा होगा। ठीक है बिनू जी, 30 सेकंड आपके पास। बिनू जी, इसमें अमिताभ जी कुछ रोशनी डाली है। हाँ कि भरत जी समय कम है। भरत जी, की बात कर रहे हैं, भरत सिंह जी आप सुन लें। भरत सिंह जी, इन्फ्लेशन की आप बात करें, महंगाई की बात करें, 2010 में 10.5 था, 2011 में 9.5 था, अब की बात 6.5% इन्फ्लेशन है। और जहां तक कागजी जो है ना बना के लाते हैं ना, उससे देश की जनता को सुन लीजिए, नहीं है बिनू जी। 2000 से देश की 2007 में जनता जो का था ना, पेट्रोल ठीक है, रेट में 70% ठीक है। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन 7वें चरण का मतदान अब 1 जून को होना है और आज प्रचार थम जाएगा चुनाव का। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिए उसके बाद से इसी पर सियासत गर्म है और देखना होगा कि 1 जून को आखिर जनता किसकी किस्मत में क्या लिखती है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है और आपसे यही अपील एएमवी नेटवर्क करता है कि आप भी घरों से निकले और मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।